थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसमें, क्योंकि ओम का नियम, विभव मापी, मीटर पैमाना और किरचॉफ के नियम वो साइड एरिया आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह, आवेशों का प्रवाह। या फिर दूसरी भाषा में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनों का चलना, इलेक्ट्रॉनों का गति करना। चैप्टर नंबर 1 जो था उसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम बात कर रहे थे स्थिर आवेशों के बारे में। जितने भी टॉपिक पढ़े थे हमने, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल और संधारित्र, विभव, तो सभी टॉपिक में आवेश कैसे थे, स्थिर थे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम था स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर आवेशों पर किया गया अध्ययन स्थिर आवेश कहलाता है। अब बात की जा रही है थर्ड चैप्टर में, अब आवेश कैसे हो गए, गतिशील। तो गतिशील आवेश विद्युत धारा कहलाएगी, गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन का गति करना विद्युत धारा का कारण। तो परिभाषा दो प्रकार से बन सकती है। पहले देखते हैं विद्युत धारा की। किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का गति करना विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे या बहेंगे तो उस कार्य को बोलेंगे विद्युत धारा। तो ये तो हो गया यदि प्रैक्टिकली, मतलब इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से हिलना जुलना, उसको कहलाते हैं विद्युत धारा। अब परिभाषा कैसे बनाएंगे, आवेशों के प्रवाह के हिसाब से। अब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करेंगे तो यहाँ पे समय लेंगे। तो समय लेने के लिए क्या करेंगे, आई का मान निकल तो रहा है Q/T के रूप में, आवेश चल रहा है एक समय के साथ। तो किसी चालक के प्रति एकांक समय में प्रवाहित वैद्युत आवेश उस चालक की वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, या तो आप दो तरह से लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का गति करना विद्युत धारा कहलाता है, आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या किसी चालक के प्रति एकांक समय में बहने वाला या फिर प्रवाहित आवेश उस चालक की विद्युत धारा कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक बन जाएगा कूलाम पर सेकेंड, कूलाम, और यहाँ पे आ जाएगा पर सेकेंड। और विद्युत धारा को जो नापा जाता है और जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, एम्पियर। यहाँ तो इसे क्या बोलेंगे हम, एम्पियर। तो आई बराबर Q/T, मात्रक यहाँ पे कूलाम पर सेकेंड हो गया, और या फिर इसे क्या बोलेंगे, एम्पियर। अब देखते हैं ये राशि कैसी है। तो ये विद्युत धारा में बहुत कंफ्यूजन है कि यहाँ पे राशि ये सदिश है या अदिश है, तो चेक करते हैं। तो विद्युत धारा कौन सी राशि है वो देखते हैं। मान लीजिए ये एक चालक है, चालक वो पदार्थ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो तेजी से होता है, जैसे लोहा, जिंक वगैरह। तो मान लीजिए लोहे का चालक है कोई, इस चालक के अंदर प्लस भी है माइनस भी है, प्लस माइनस, और गति कौन से करते हैं, माइनस, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और प्रोटॉन स्थिर रहते हैं। अब ये चालक के साथ अगर कोई यहाँ पे बैटरी जोड़ दें, इसका जो बड़ा पार्ट है वो प्लस होता है, छोटे वाले पार्ट को माइनस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे इसे बोला जाता है प्लस टर्मिनल और इसे बोला जाता है माइनस टर्मिनल। अब ये जो पूरा तैयार हो चुका है इसे बोला जाता है सर्किट। सर्किट का मतलब हो गया परिपथ। सर्किट, एक चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया तो कंप्लीट जो डायग्राम बना उसे बोलेंगे हम सर्किट या परिपथ। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से गति करते हैं। अब माइनस के साथ ये या इधर जाए या फिर इधर जाए, प्लस तो गति करेंगे, ये जुड़ी हुई है प्लस, तो इधर अगर प्लस है और ये माइनस है तो माइनस प्लस में क्या बताया था, आकर्षण। सिर्फ माइनस प्लस की वैसी प्रॉपर्टी है जो क्या होती है, आकर्षण की प्रॉपर्टी बनाती है, तो आकर्षण हो गया। तो ये माइनस जो इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी हो जाएगी, इस तरफ, सिर्फ माइनस जा रहा है इधर, तो यहाँ पे लगा दी मैंने माइनस। अब ये ऐसी गति कर रहा है,
मतलब प्लस की तरफ, प्लस से अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे दिशा तो है इसके, और सदिश राशि का मतलब क्या होता है? सदिश राशि का मतलब होता है जिसके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो। और अदिश राशि क्या होती है? जिसमें परिमाण हो और दिशा न हो। तो सर्किट के अंदर ये नियम ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और प्रोटॉन स्थिर रहते हैं, लेकिन विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। तो हमेशा क्या होगा, जो भी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होता है, हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। क्योंकि विद्युत क्षेत्र में बताया था कि विद्युत क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पे कोई भी चालक का प्रवाह जो होता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है हमेशा। तो ये चीज पॉइंट रखना पड़ेगा कि जो विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन ने इधर गति करी तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर। इलेक्ट्रॉन की गति अगर इस साइड में हुई है, इस साइड में, तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उस साइड होगा, उल्टी दिशा में। तो परिमाण का मान क्या होता है? वैल्यू, मान, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, जो भी है, तो ये उसे बोला जाता है परिमाण, परिमाण या मान। दिशा इसके पास इधर भी जा रही है, इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन निकल के आ रही है, तो इसका मतलब कौन सी राशि हो रही है? सदिश। लेकिन ये वास्तव में सदिश राशि नहीं है, कौन सी राशि होगी? ये अदिश। अब इसका रीजन क्या है? सदिश राशि में आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा है कि परिमाण हो और दिशा हो। अदिश राशि में पढ़ा है परिमाण हो दिशा नहीं हो। लेकिन सदिश राशि में एक नियम और है, जब आप लोगों को वेक्टर पढ़ाया गया था तो वेक्टर में क्या है? सदिश नियम का पालन करना चाहिए, सदिश नियम का पालन करना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है विद्युत धारा के अंदर तो ये सदिश राशि होगी, अगर ये प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं आई तो इसको कौन सी राशि बोलेंगे? अदिश राशि। देखते हैं। देखते हैं, परिभाषा या तो हो चुकी है, फॉर्मूला निकल के आ गया, आई बराबर क्यू पॉइंट टी मात्रा निकाल चुके हैं। अब बात जो हो रही है, वो बहस जो हो रही है, वो सदिश राशि और अदिश राशि के ऊपर हो रही है। हालांकि विद्युत धारा के पास परिमाण तो है और दिशा भी है इसकी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की दिशा की कैसे होती है? विपरीत। लेकिन उनके पास तीसरी प्रॉपर्टी है या नहीं, वो देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट पढ़ाया था बल। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई भी वस्तु है, उस पर बल लगा रहे हैं इस दिशा में, मान लो हमारी जो ताकत है वो 40 न्यूटन की है, 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं इधर साइड में। अब 40 न्यूटन का दूसरा कोई आदमी है, वो इधर बल लगा रहा है, 40 न्यूटन का बल इधर भी लग रहा है और 40 न्यूटन का बल इधर भी लग रहा है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर कोई विस्थापन आएगा? विस्थापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो बल है वो कितना हो गया? 0। 40 लग रहा है इधर साइड, माइनस 40 लग रहा है इधर साइड, दोनों कट गए, नेट बल कितना आ गया? 0। तो जो बल होता है वो सदिश के नियम का पालन करता है, डायरेक्शन इसकी है, दिशा भी है और सदिश नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे F का मान कितना आ गया? 0। तो यानी कि यहाँ पे बल तो क्या हो गया? सदिश राशि। अब चेक करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में मान लो घर पे एक कोई सर्किट है, या अपना पूरा कोई मकान बन रहा है, मान लो यहाँ से विद्युत धारा की सप्लाई दे रहे हैं। मान लो धारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो धारा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से धारा की हमने मान लो दे दिया 40 एम्पियर, 40 एम्पियर विद्युत धारा दे दी इसे। अब 40 एम्पियर विद्युत धारा दे दी, तो जैसे ही वो इधर जाएगी तो 10 एम्पियर वो इधर हो जाएगी और 20 एम्पियर वो इधर बढ़ जाएगी, तो 20 एम्पियर इधर बढ़ जाएगी। 40 एम्पियर की विद्युत धारा अगर किसी सर्किट में दे रहे हैं, किसी तार से डाल रहे हैं, तो वो यहाँ पे आके उसे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक तो इधर और एक इधर, तो 20 एम्पियर वो इधर बांट देगी और 20 एम्पियर वो इधर बांट देगी। अब घर के कनेक्शन पे ऐसा तो होगा नहीं कि 20 एम्पियर की धारा इधर देने पर और 20 एम्पियर की धारा इधर देने पर दोनों क्रॉस हो जाएंगे।
मतलब मान लो यहाँ पे लाइट जल रही है, इधर भी लाइट जल रही है, तो 20 एम्पीयर की धारा जैसे जैसे देंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाए। ऐसा नहीं है, दोनों डायरेक्शनों में 20-20 एम्पीयर की करंट जा रही है और दोनों क्या करती रहेंगी, ग्लोइंग करती रहेंगी, मतलब जलती रहेंगी। तो यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा, दिशा की डायरेक्शन इधर भी हो रही है, कभी इधर भी हो रही है, तो यहाँ पे ये सदिश नियम का पालन नहीं कर रही। दिशा तो है लेकिन ये सदिश नियम का पालन नहीं कर रही। अगर कुल वैद्युत धारा यहाँ पे 0 हो जाए, जैसे बल में हुई थी, बल का मान कितना निकल के आया था, 0। जब आप लोगों ने किसी वस्तु पे बल लगाकर विस्थापित किया था तो उसमें जो नेट बल आया था वो कितना आया था, 0। तो यहाँ पे भी ये सदिश नियम का पालन कर रहा है। लेकिन वैद्युत धारा यहाँ पे 40 एम्पीयर देने के बाद 20 एम्पीयर इधर और 20 एम्पीयर इधर, तो कुल नेट विद्युत धारा यहाँ पे 0 नहीं होगी। कुल धारा यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगी, अतः यह सदिश नियम का पालन नहीं करता, अतः विद्युत धारा अदिश राशि है। तो किसी भी चालक में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या फिर किसी चालक में प्रति एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश उस चालक की विद्युत धारा कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा I बराबर Q अपॉन T, जहाँ Q आवेश और T समय है। नेक्स्ट है 1 एम्पीयर विद्युत धारा। तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा क्या होती है, अभी बताई थी आप लोगों को। जो एक विद्युत धारा की परिभाषा होगी उसी में हम न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे, तो जो आएगा वो 1 एम्पीयर विद्युत धारा हो जाएगी। कैसे, I बराबर Q अपॉन T, और यहाँ पे I का मान कैसे भी 1 एम्पीयर लेके आना है, तो लेके इसमें हम Q की कंडीशन लगाएं 1 कूलम और T का मान कितना लेना है, 1 सेकेंड। तो उस कंडीशन में I का मान 1 एम्पीयर हो जाएगा। यानी कि किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो वह चालक की 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाएगी। किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश देने पर प्रवाहित चालक जो है वो 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाएगी। नेक्स्ट है धारा घनत्व। इसमें मतलब दो राशि इकट्ठी हो गई आई हैं, तो हमें पता लगाना है कि धारा घनत्व होता क्या है। तो घनत्व का आप लोग समझ में आ रहा है कि इसका मतलब किससे है, किसी जगह से, किसी जगह में कितना हो रहा है। आप लोगों को बताया था कि घनत्व का मतलब होता है कि कितनी जगह में कितने लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब धारा को देखना है धारा कितनी जगह घेर रही है। इसे जैसे प्रदर्शित करते हैं धारा घनत्व को, तो किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति एकांक पृष्ठ पर प्रवाहित वैद्युत धारा उस चालक की धारा घनत्व कहलाती है। मतलब ये हमारे पास एक जगह, छोटी सी जगह है, छोटा सा जगह, और एक हमारे पास बहुत बड़ा है। एक हमारे पास एक छोटा सा कोई जगह है, एरिया है, और एक हमारे पास बहुत बड़ा है। मान लीजिए ये एक बहुत छोटा है, ऐसे लोग बोलते हैं DA पृष्ठ क्षेत्रफल, सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये कैपिटल क्षेत्रफल मान लीजिए बड़ा। अब पता लगाना है कि वैद्युत धारा का जो प्रवाह, वैद्युत धारा जो होगी वो ज्यादा कहाँ पे होगी। इस जगह डालेंगे अपनी 20 एम्पीयर की धारा और इस जगह डालें 20 एम्पीयर की धारा, तो कहाँ ज्यादा होगी, 20 एम्पीयर की धारा यहाँ पे ज्यादा काम करेगी। क्यों, G बराबर I अपॉन A के लिए जितना मान एरिया, जितना एरिया बड़ा होगा उतना J छोटा होगा। इसे कम करने पर
जे बढ़ेगा, मतलब इस कंडीशन पे जे का मान कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो किसी चालक की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित वैद्युत धारा उस चालक की धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। तो जे से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक बन जाएगा आई का एम्पियर और ए का मीटर स्क्वायर। तो मात्रक बन गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या आफा वेग बोलते हैं। अनुगमन वेग इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। श्रांति काल को बोला जाता है टाउ। तो श्रांति काल और अनुगमन वेग होते क्या है देखते हैं। तो अनुगमन वेग को जो बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पे v और जो ड्रिफ्ट की जगह लिखा है इसलिए इसे dd से करते हैं। तो इसे bd से करते हैं। v फॉर वेलोसिटी और d फॉर ड्रिफ्ट। मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो फ्रीली मूवमेंट करते हैं। मुक्त मतलब फ्री मूवमेंट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं चालक की और एक बात कर रहे हैं हम अचालक की, यानी कि एक तरफ हम ले रहे हैं लोहा और एक तरफ ले रहे हैं प्लास्टिक या रबड़। प्लास्टिक या रबड़ या पत्थर। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक हो, लोहा हो या प्लास्टिक हो, दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। मतलब प्रत्येक वस्तु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनी होती है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में प्रोटॉन हमेशा स्थिर है और इलेक्ट्रॉन की कंडीशन अगर वो लोहा है तो यहाँ पे गतिशील है, अगर प्लास्टिक है तो वहाँ पे कैसा है, स्थिर है। तो ये ऐसे पदार्थ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, हमेशा स्थिर रहते हैं, वो प्लास्टिक या चालक कहलाते हैं। और चालक वाले पदार्थ क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से हो, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें ज्यादा है। इसे कैंसिल कर रहे हैं, मतलब प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल 0 है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में है। तो किसी भी लोहे के पदार्थ या चालक वाले पदार्थ को में जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवमेंट करते हैं उसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, हमने एक बना लिया चालक, ये हो गया चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ में मान लो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अभी इसके पास कोई बैटरी नहीं लगाई, मतलब इसे किसी बैटरी से या किसी भी स्रोत नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया। जब किसी चालक को किसी स्रोत से नहीं जोड़ा गया है तब कंडीशन क्या होगी, तब इसकी कंडीशन ये होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें कोई बिना दिशा के घूमेंगे, मतलब इन्हें कोई गाइड करने वाला अभी नहीं है। जैसे आप लोग, जैसे इसमें अगर हम बैटरी जोड़ दें, एक माइनस वाले टर्मिनल को माइनस वाले से, प्लस वाले को प्लस वाले से जोड़ दें, तो अब ये जो बैटरी है वो इसका एज ए गार्जियंस बन के काम करेगी, मतलब ये इसे दिशा बताएगी जब तक जुड़ी है। और अगर मान लो ये इसके साथ जुड़ी नहीं है बैटरी, चालक बिल्कुल खाली है, तब इनकी जो दिशा होती है वो ऐसी होती है इधर उधर, मतलब कोई कभी ऐसी के इधर उधर टकराते हैं, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी डायरेक्शन को बोला जाता है जिग जैग पार्ट। जिग जैग मतलब इसे बोला जाता है क्या, बिल्कुल उल्टा सीधा, जिग जैग पार्ट। और जैसे इसे किसी स्रोत से जोड़ते हैं
तो ये जो स्रोत है वो काम करता है एज ए ग्रेडियंस का। तब इलेक्ट्रॉन की दिशा अगर इधर है तो वैद्युत धारा का प्रवाह इधर साइड में होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो वैद्युत धारा का प्रवाह इधर साइड में होगा। हमेशा वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होता है। ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रॉनों की जो गति है उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह उसकी विपरीत दिशा में होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे वेग होंगे, तो वेग में मान लिया यहाँ पे इसे पहले वाले इलेक्ट्रॉन का U1 है, दूसरे वाले का U2 है, तीसरे वाले का U3 है, U4 है और फिर क्या है U5 है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी वेग मान लिया हमने। माना चालक में जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो क्रमशः U1, U2, U3, U4, U5 है डॉट 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 UN। तब यहाँ पे जो औसत वेग होगा वो क्या होगा, औसत वेग बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस UN, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट 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 UN अपॉन टोटल। किसी औसत जो वेग होता है या कोई भी औसत निकालते हैं तो कुल योग अपॉन उनकी संख्या, तो संख्या पता नहीं कितनी है तो यहाँ पे क्या मान ली n। अब औसत वेग में ये नियम है कि इससे स्पीड ज्यादा है, जो टोटल जो स्पीड निकल के आएगी बाद में आगे टकराने के बाद क्या होगी, स्थिर रह जाएंगे, और स्थिर हो जाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आंसर क्या आएगा, 0। मान लो किसी का वेग ज्यादा है तो किसी का कम है, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, टकराएंगे आपस में, और टकराने के बाद जो इस लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो वेग कितना हो जाएगा, 0। तो किसी चालक में जब तक कोई इसे स्रोत नहीं दिया गया है तब तक उनकी वेग अगर U1, U2, U3, U5 हैं तब उनका औसत वेग हमेशा 0 होता है। इसे बोलते हैं अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग पर हम लोगों को ये समझना है कि हम किसी चालक के अंदर प्रत्येकांक समय में जो इलेक्ट्रॉन की गति का जो वेग होता है, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति का जो वेग होता है उसे बोलते हैं अनुगमन वेग। अगर हम किसी करंट या किसी चालक के लिए काम न करें, वस्तु के लिए काम करें, सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो हमने यहाँ पे क्या किया, विस्थापन या दूरी तय की। तो किसी भी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग। किसी एकांक समय में तय किया गया विस्थापन कहलाता है वेग। अगर उसी कंडीशन को किसी चालक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो वहां पे जो वेग लग रहा है उसे बोला जाता है अनुगमन वेग। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति का प्रति एकांक समय में अनुगमन वेग कहलाता है। तो सूत्र तो वही है इसका, BD बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपकी वही ली जाएगी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गति करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, क्रांतिकाल लिख लें, सॉरी क्रांतिकाल नहीं, यहाँ लिख ले रहे कुल जो उसने दूरी तय की है, कुल दूरी बटे समय। अब समय को यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है, क्या है, क्रांतिकाल। चालक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो समय लगेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो टक्करों की संख्या में समय लगता है उसे बोलते हैं क्रांतिकाल। किसी चालक के अंदर दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच लगे समय को बोलते हैं क्रांतिकाल। क्रमागत का मतलब है एक के बाद एक, उनके बीच में लगने वाले समय को बोलते हैं क्रांतिकाल। मतलब समय, क्रांतिकाल एक तरह का समय है, इसका मात्रक सेकंड है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सेकंड मात्रक है तो ये समय ही है, बस नाम बदल गया इसका आगे क्रांतिकाल। और ये यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड। एक जनरल केस के लिए वेग और एक चालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग। वैसे ही एक जनरल केस के लिए सेकंड और एक चालक पदार्थ के अंदर काम होगा उसमें हम समय ना बोल के क्रांतिकाल बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्टेंट है ओम का नियम। ओम का नियम,
अब ओम का नियम क्या है? ओम के नियम में वैज्ञानिक ओम ने बताया कि जब चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगाया जाता है, वो जितना वोल्टेज ज्यादा करोगे उतना उसमें करंट का फ्लो बहुत तेज होगा। मतलब विभवांतर में और धारा में एक रिलेशन निकाला है, उसे बोलते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम पूरा लिखते हैं ऐसे, किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तन न हो। भौतिक अवस्था परिवर्तन का मतलब है, जब आपको भी हम थोड़े ऑपरेटर वगैरह यूज करके बताएंगे तब उसमें बताएंगे भौतिक अवस्था होती क्या है। तो किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो, तब चालक की सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मान लिया ये आपका एक चालक हो गया, ठीक, इसके सिरों पर लगाया गया वोल्टेज, जो वोल्टेज कनेक्ट करेंगे वो जितना ज्यादा होगा उसकी सप्लाई विद्युत धारा की आई का मान उतना तेज होगा। यानी कि बी को जितना ज्यादा करेंगे उतनी आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो किसी भी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था, उसका फिजिकल पार्ट चेंज ना करें, तब वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होता है। मतलब ऑपरेटर्स वगैरह हैं, यहाँ पे कोई दूसरी प्लेट के यूज कर लें, कोई दूसरा चालक पदार्थ ले लें, तो वो ना चेंज करें, तो उनके बीच का जो रिलेशन है वो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इस केस को थोड़ा इधर देखते हैं, एक जनरल एग्जाम्पल के तौर से। मान लिया एक लड़का है कोई, या फिर कोई एक मैन है, एक मैन मान लिया हमने, उसकी जो सैलरी है, मान लो उसकी सैलरी है 15,000। वो 15,000 रुपये महीने कमा रहा है, ठीक है। सैलरी होगी उसकी 15,000, ठीक है। खर्चा कर रहा है वो, खर्चा मान लो 10,000 का, तो उसकी जो बचत है वो कितनी होगी? 5,000, ठीक है। और ओम के नियम का थोड़ा एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं। एक आदमी है, उसकी सैलरी मान ली 15,000 रुपये है, उसका खर्चा जो है वो कितना है? 10,000, बचत कितनी हुई? 5,000 की। मान लो उसका प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो जाने के बाद उसकी जो सैलरी है, उसकी सैलरी मान लो हो गई 18,000। उसकी सैलरी कितनी होगी? मान लो 18,000। तो उसका खर्चा जो है मान लिया हमने 13,000 हो गया, बढ़ गया थोड़ा। तो उसकी बचत कितनी आ गई? 5,000 रुपये। तो एक आदमी के पास जो 3 प्रॉपर्टी आ रही हैं, सैलरी, खर्चा, बचत, यहाँ पे सैलरी, खर्चा, बचत, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन आ रहा है यहाँ पे बचत। दोनों में कॉमन जो आ रही है वो क्या हो रही है? बचत। और चेक ये किया जा रहा है कि जब उसकी सैलरी 15,000 है तब वो 10,000 खर्चा कर रहा है, और जब उसकी सैलरी को इंक्रीज किया गया, मतलब यहाँ से ये वैल्यू कैसी हुई है? इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, तब उसका तो खर्चा भी बढ़ रहा है। बस में आ रही है? आप लोग थोड़ा देखो ध्यान से, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, विभवांतर उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब वोल्टेज V है तो यहाँ पे I है। अब बचत क्या होगी वो अभी अभी आएगा निकल के। तो V यहाँ पे क्या होगी? सैलरी। I क्या हो गया यहाँ पे? खर्चा। तो B जैसे यहाँ पे बढ़ा है, देखो 18,000 हो गए हैं, बढ़े हैं यहाँ पे, तो उसकी करंट भी उसी हिसाब से बढ़ा है, करंट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। तो दोनों के बीच में एक समानुपाती का रिलेशन आ रहा है। मतलब ये बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, ये घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। दोनों के बीच में जो वो आया है, कॉमन आया है, वो क्या चीज है? बचत है। किसी चालक की भौतिक अवस्था को परिवर्तन न करें तब विभवांतर, मतलब वोल्टेज जितना ज्यादा सप्लाई करेगा करंट उतना तेज बगेगा। हम कहें आपसे कि 200-250 वोल्ट आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो या फैन वगैरह है या कुछ भी है, वो क्या होगा? बहुत तेज होगा। और वोल्टेज कम होंगे तो उसी हिसाब से विद्युत धारा होगी। तो बी के बीच में और आई के बीच में रिलेशन कैसा रहा है?
बी समानुपाती है आई के, बी समानुपाती किसके, आई के, बी प्रोपोर्शनल यहाँ आई लिख दिया। जैसे ये साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या रख लिया हमने यहाँ पे, आर, आर यहाँ पे हो गया ओम का कांस्टेंट साइन, जिसे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्या है वो बाद में देखेंगे, पहले कांस्टेंट का मतलब समझते हैं। तो B बराबर आई आर में आर का मान निकाला तो क्या होगा, बी अपॉन आई, आर बराबर बी अपॉन आई, यानी कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और वैद्युत धारा का अनुपात ओम का नियम कहलाता है, या फिर अनुपात उसका वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध या ओम का नियम एक ही बात है। V बराबर आई आर के बाद आई का अगर मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर, यानी कि सिंगल केस थोड़ा देखो ध्यान से कि आई और आई आर में एक रिलेशन ऐसा आ रहा है फाइड का, मतलब आई को बढ़ाएंगे तो आर क्या होगी, कम होगी। चेक करते हैं, एक सर्किट है और एक सर्किट के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध का मतलब क्या है, रुकावट। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, धारा के मार्ग में उत्पन्न जो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। अगर इसमें करंट ज्यादा 10 एम्पीयर दे रहे हैं तो यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, प्रतिरोध की वैल्यू बहुत ज्यादा दे रहा है, 3 लगे हुए हैं तो करंट यहाँ पे स्लो जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने करंट दे दिया 100 एम्पीयर का और यहाँ पे लगाया मैंने कितना, 1, तो यहाँ पे आई ज्यादा है तो आर छोटा हो जाएगा। आई में आर में हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। ये दो रास्ते हैं, दो रास्तों में हो रहा क्या है कि हम सीधा जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा हुआ एक ब्रेकर, एक यहाँ लगा हुआ है ब्रेकर, एक यहाँ लगा हुआ ब्रेकर। इस केस में एक ब्रेकर यहाँ लगा हुआ है, अब स्पीड हमारी जा रही है, तो गाड़ी की जो स्पीड है वो यहाँ पे क्या होगा, वैद्युत धारा, और जो मतलब जो स्पीड दी जा रही है वो उसका क्या हो गया, वोल्टेज। मोटरिक बाइक पे जो बैठा हुआ है उसे मान लिया हमने क्या, वोल्टेज, और जो स्पीड होगी जा रही है वो क्या हो गया यहाँ पे, वैद्युत धारा। ये बीच में जो ब्रेकर बना हुआ है उसे बोलेंगे आर, तो वैद्युत धारा आई और ये क्या हो गया, वी। अब इस केस में ये देखो कि यहाँ पे ब्रेकर कितने लगे हुए हैं, 3, तो 3 ब्रेकर हैं, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू है कितनी, बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसमें, तो ये वैल्यू ज्यादा है, तो उसे स्पीड कैसे करनी पड़ेगी, कम, प्रतिरोध ज्यादा तो उसकी वैद्युत धारा कम। इस केस में उसकी स्पीड ज्यादा है तो प्रतिरोध यहाँ बहुत छोटा है, 1 है, छोटा है, तो वैद्युत धारा यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा, बस उसे यहीं तो ब्रेक लगानी पड़ेगी, उसको चला जाएगा। लेकिन इस रास्ते में उसे यहाँ पे उसकी स्पीड अच्छी होगी, यहाँ पे कैसे होगी, कम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध ज्यादा है। मतलब कहने का बात है कि तीनों लोगों को आपस में मिलाएं, तीनों लोगों का मतलब है यहाँ पे विभवांतर V, धारा I, प्रतिरोध R। ये तीनों केसों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक थोड़ी जनरल केस में क्या होता है कि ये मान लो यहाँ पे ये जो मार्कर है वो वैद्युत धारा है। अब ये वैद्युत धारा रुका हुआ है, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक इसे कोई कहेगा नहीं करने के लिए। तो जो खड़ा हुआ है एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कांस्टेंट का मतलब है स्थिर, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि लगातार चल रहा है एक स्पीड लेके हुए, तब वो कांस्टेंट है। लेकिन वो अभी यहाँ पे कैसा है, स्थिर है, तो स्थिर है तो यहाँ पे क्या हो गई, वो वैद्युत धारा। और जैसे ही उसे कोई किसी कनेक्ट में आ गया, मान लो इसने इसे धक्का दिया, तो धक्का देने वाले को बोलेंगे हम क्या, वोल्टेज, वैद्युत धारा, सॉरी विभवांतर। तो विभवांतर वैद्युत धारा की स्थिर को क्या करेगा, गतिशील करेगा, भगाएगा इसे। तो ये मार्कर हमारा क्या हो गया, वैद्युत धारा, ये क्या हो गया, वोल्टेज, ये इसे धक्का दे रहा है, तो धक्का दे रहा है तो ठीक है, चलता चला जा रहा है। अब क्या हो रहा है इस केस में,
कि ऊपर से कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा है इसे, तो इसे जो रोकने की कोशिश कर रहा है वो यहाँ पे आर है, वो यहाँ पे क्या है आर। तो एक केस बनाया हम यहाँ पे वी आर चल रहे हैं, सॉरी बी धक्का दे रहा है किसी आई को, तो आई को धक्का देने के बाद जो उसे आगे रोकने की कोशिश कर रहा है वो कौन है यहाँ पे आर। ठीक है। और किसी चालक में भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो तो उस चालक का जो विभवांतर है वोल्टेज है वो विद्युत के समानुपाती होता है, दोनों के बीच में साइन हटाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आर। और भी एग्जाम्पल है, किसी गाड़ी में एक तरफ क्या एक्सीलेटर है और एक तरफ क्या है ब्रेक है, तो ब्रेक और एक्सीलेटर, तो एक्सीलेटर के लिए एक्सीलेटर और एक तरफ क्या है यहाँ पे ब्रेक, तो आप लोग खुद बता सकते हैं कि ब्रेक क्या है, तो ब्रेक यहाँ पे क्या हो गया प्रतिरोध, एक्सीलेटर क्या हो गया यहाँ पे धारा, और जो पेट्रोल का काम करेगा वो क्या करेगा ऐसे वोल्टेज, क्योंकि पेट्रोल से सप्लाई आ रही है, तो जो एक्सीलेटर लग रहा है वो यहाँ पे क्या बन रही है स्पीड, और जो ब्रेक लग रही है वो यहाँ क्या हो गई आर, और वोल्टेज पेट्रोल को काम करेगा, स्रोत देने वाला, तो स्रोत कहां से आ रहा है पेट्रोल से, पेट्रोल ने स्रोत दिया तो एक्सीलेटर के रूप में वैद्युत धारा आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद जैसे ब्रेक लगाओगे तो ये प्रतिरोध का काम करेगा।